अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला है, जिसमें आज जो है वो दो नाम तो फाइनल कर लिए गए हैं, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल का। इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर खुलकर गुफ्तगू की है, तनकीद की है और इवन के जजेस को धमकियां में इस लहजे में बात भी की है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा, सलमान अनीस, आजम चौधरी और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो बिशारत राजा साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया है, इसमें सिर्फ एक जुमला है जिस पर अमल दरामद के हवाले से कहा गया है कि उस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो है वो उस फैसले पर उसकी तरदीद की गई है। आपको कुछ समझ आया, क्या कहना चाह रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकी साहब। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई ना, उसमें एक जुमला जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन उसकी बाकी पूरी आप उसका अलामिया पढ़ें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, उसमें एक भी ऐसी तरफ इशारा नहीं किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर मेनवान अमल करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम जहां मैं वहाँ पैदा हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से रिव्यू पटिशन उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा चैम्बर अपील के हवाले से उन्होंने बात की है और इस पर वो अमल दरामद करने के हवाले से ये बात नहीं की। उन्होंने रिव्यू पटिशन के हवाले से ये बात की है कि हम उस तरफ जाएंगे। उन्होंने एक और जो अपने इलामिया में बात की आज, और बड़ी शद्दोमद से वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। जब से मखसूस नशिस्तों का केस चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे, तो चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे जी कि अच्छा, वो उनका वकील इलेक्शन कमीशन का सिकंदर बशीर साहब सामने खड़े थे रोशनम पर, तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे जी कि आपने हमारे 13 जनवरी वाले फैसले की गलत तशरीह की है। वो वहाँ खड़ा होकर उनका वकील कह रहा है जी कि हमने दुरुस्त तशरीह की है, आपने गलत। मतलब आज वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो 11 जजेस ने ये फैसला दिया है, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि वो सियासी जमात है, उनको मखसूस नशिस्तें आपने देनी है, वो आज भी कह रहे हैं उन 11 जजेस को वो आइन और कानून पढ़ा रहे हैं। जो दो बातें कर रहे हैं ना राय साहब, उसमें दो बातें कर रहे हैं। एक जाने तो कह रहे हैं हमने गलत तशरीह नहीं की है, और दूसरी जाने वो कह रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद भी किया जाएगा। नहीं, अमल दरामद वाली बात नहीं नकी साहब। देखिए, अमल दरामद वाली बात नहीं, वो आज भी इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं, आज भी इस बात पर खड़े हैं। वो चीफ जस्टिस की अदालत में कमरा नंबर 1 में खड़े होकर फुल कोर्ट के सामने ये कह रहे थे कि आपने गलत तशरीह की, जो हमने दुरुस्त तशरीह की है। वो आज भी ये कह रहे हैं। वो 11 जजेस को इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गलत समझ रहे हैं और 11 जजेस को गलत समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने दुरुस्त तशरीह की है। ये जो अमल दरामद वाला है ना, ये डोकोसला है, ये इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ये रिव्यू पिटिशन लेकर जाएंगे, रिव्यू लेकर जाएंगे, करेंगे। अच्छा, ये लिंगर आन करेंगे। आज की जो है वो अमल दरामद वाला मामला भी बस एक जुमला ही है। अच्छा, इसमें सलमान अनीस आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन ने हर मामले का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला है, भले के निशान का फैसला हो या मखसूस नशिस्तों के हवाले से। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर बेकसूर है? नहीं, बिल्कुल बेकसूर नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं? कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो बेकसूर हैं। देखें, जब इतने पेचीदा लीगल मामलात हैं तो उसके अंदर अब हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो है वो रह जाती है, और ये भी शर्मिंदगी की बात है कि देखें, इतना रिस्पॉन्सिबल इदारा है एक मुल्क का, और उसका काम है इलेक्शंस करवाना और उसके अंदर शफाफियत जो है उसको बरकरार रखना, कायम रखना, और उनसे इतनी बड़ी गलती ये कैसे जो है वो कर गए। तो नंबर एक तो ये कि ECP को आप बिल्कुल जो है ना इसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़ इसमें ज़रूर ये अपने दिमाग में रखिएगा कि अभी कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त है। हमें टाइम एंड अगेन हम अपना दिमाग बना लेते हैं, अपना माइंड बना लेते हैं, और उसके बाद फैसले उसके बिल्कुल बरक्स आते हैं। मैं हाल ही की मिसाल दूंगा कि ये मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आ रहा था, तो क्योंकि फ़ाइज़ ईसा इस पूरे बेंच को हेड कर रहे थे, तमाम हमारे दोस्तों के जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थी कि जी ये फैसला देखें जो है PTI के मुखालिफ आएगा, ये होगा वो होगा। इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ, फैसला उनकी फेवर में आया। अब सारे के सारे स्पेकुलेट करेंगे ECP अपना काम नहीं करेगा, वो ऑलरेडी बददियानत हैं और उनका जो हिस्ट्री है वो ठीक नहीं है। ये बातें करना अभी कबल वक्त है, उनको करने तो दें। सलमान, कैसे कबल वक्त है? देखिए, प्रेस रिलीज के बाद आज एक अमल दरामद की वो बात कर रहे हैं, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक वज़ाहत
तफावजात भी दी हुई है, अब उस पे बात की जा रही है ना। नहीं, कबल जी, वक्त तो ये था इसमें कि गुजारिश- separation कर- साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मिसकंडक्ट पे 11 जजेस ये लिख चुके हैं जो शॉर्ट ऑर्डर आया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गैर आईनी काम किया, उनके मिसकंडक्ट पर सवालात उठाए गए। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ना, राजा साहब आपके कबल ऊंचा वक्त चीखने है ना, से तो कोई मसला हल नहीं होगा ना, आपके चीखे मारने से तो मसला हल नहीं यार होगा। मैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन का साहब, मैं गुजारिश- सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, मेरे चीखने से तो वाकई मसला हल नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट किया है, गैर आईनी काम किया है। ये जस्टिस मंसूर शाह आतर जज है, उन्होंने लिखा है। जस्टिस जमाल बंदोखेल और चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट लिखा है, उसमें भी लिखा है उन्होंने। सही मेरे बात हो गई। चीखने से अगर बात आप- नहीं हुई है। सलमान बात अगर करें। आप इजाजत दें तो जी। मैं शैल आई कंटिन्यू। राजा साहब पानी जी, पी जी। लें, गुस्सा ना करें, आराम से गुस्सा तो आराम मैं से नहीं आराम करता से। जी, जी। गुस्सा क्यों करूंगा? बात ये है मैं मेरा वो भाई- आपको आईनी और कानूनी बात बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, मैंने नहीं की सर। आगे चलें राजा साहब, चलें। जी, जी। पानी पिएंगे, सलमान साहब आगे थोड़ा सा चलें। काम डाउन करेंगे वो ताकि सर मैं हमारा बात आगे काम बढ़ा है। सकूं। वो सलमान साहब पानी पिलाना हमारा काम है। आप प्लीज continue प्लीज कीजिएगा। प्लीज 2 गिलास पिलाएं, ज्यादा जज्बाती हो गए। बात यह है मेरा भाई कि आपने अब इलेक्शन कमीशन की भी बात सुननी है या वन साइडेड ही पूरी कहानी चलानी है? ठीक हो गया, उनके मामलात पीछे ठीक नहीं थे, अगर वो उसको ठीक करना चाहते हैं या उसमें वो कोई बेहतरी लेके आना चाहते हैं, या उनको अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कहाँ जाएंगे? क्या खाना काबा के अंदर इमाम काबा से जाके पूछेंगे कि इसका क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट से ही जाके पूछेंगे ना, उधर ही रुजू करेंगे ना। तो जो उनकी कंफ्यूजन्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने पहले गलत फैसले किए हैं, जिसका ये बरमला इजहार कर रहे हैं राजा साहब बा आवाज़ बुलंद, तो अगर उनको कंफ्यूजन है तो वो जाके बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेंगे और उसके बाद उस सारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखें, क्या सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो की जा सकती है? ये भी तो देखें ना, एक तसादुम है उसके अंदर, एक अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की जा सकती, दूसरी तरफ ये जितने अरकान थे इन्होंने पहले एक पार्टी के एफिडेविट जमा कराए हुए थे, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी स्विच कर ली हैं और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर हो रहा है। तो देखें इसके अंदर लीगल पेचीदगियां, ये इतना सिंपल उसमें केस नहीं सलमान है। पार्टी कोई के अगर भी रॉकेट पहले- साइंस नहीं है, कोई कानूनी देखें, वो पेचीदगी पार्टी नहीं है, की- सीधी लिखी ठीक हुई है, है जी। आगे बढ़ते हैं। 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया राजा उन्हें। साहब, आप कोई ना- कानूनी पेचीदगी मुझे नहीं ना है। इसी वजह आप से- उसे ना माने तो गलत बात है ना। मुझे ना आप इसी वजह से सुप्रीम राजा कोर्ट साहब को की ना ना माने, आप सहाफत के ऊपर नहीं, शक नहीं, होता नहीं, है। शक- ये नहीं, ऐसे नहीं, बात साहब, करते हैं कोई जैसे शक ये नहीं। अभी कल आए हैं मैं यहाँ सर पे आईनी साहब, और कानून की आपको बात पाकिस्तानी करता हूं, अदालती मैं निजाम सुप्रीम का नहीं पता। सर, सुप्रीम यहाँ पे कोर्ट की बात 50-50 कर रहा साल हूं। दीवानी मुकदमे नहीं सुप्रीम सॉर्ट आउट कोर्ट होते, ने आप सीधी चाहते हैं 7 दिन के अंदर डायरेक्शन मसला दिया हल हो उन्हें कि जाए। आप ये बातें जाएं ना जी, किया करें ये राजा आप साहब, दिस मान इज नहीं नॉट द रहे। वे। सुप्रीम You will कोर्ट have को to मान give नहीं due रहे। time to फैसले judiciary को- and to all other concerned फैसले parties to को- come up to a आपने तो conclusion। फैसला मानना ही नहीं है। आपने अगर उनको वो टाइम नहीं नहर में देना डुबकी लगाते हैं, और डुबकी अपना लगा फैसला के बाहर लगाना है, आकर नहीं अब नहीं चूपते हैं, कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही नहीं है। आप ना माने गलत किसने बात कहा है, है नहीं मानते? लेकिन ये आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है जी। अब आप नहर में इलेक्शन डुबकी कमीशन के बीच में ख्वाजा आसिफ को आप क्यों फिट कर रहे यार, हैं? ये एक तो आपका मौजू के मसला ऊपर है आ ना। करें ना राजा साहब। सलमान अली साहब, राजा- आप चलो यही थोड़ा बात आगे कर बढ़ते रहे हैं। हैं। सलमान आगे मेरे बढ़ते हैं। राजा साहब एक मिनट, इलेक्शन राजा साहब एक कमीशन मिनट, नहीं कमिश्नर मानते की ना। बात राजा साहब, करें, ख्वाजा राजा आसिफ साहब साहब- का जब सवाल करेंगे तब जवाब दीजिएगा। कबल अज़ वक्त जिस तरह बाकी सारी चीजें अजूम करते हैं, अगले सवाल का जवाब भी पहले ना दे दिया करें। जस्ट बिकॉज़ यू नो द क्वेश्चंस इन एडवांस। नहीं है, तहम्मुल सलमान साहब, रखें। assumption नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा, आजम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजम साहब, आपके नजदीक अगर ये मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होता है, अगर होता है, मैं लफ्ज अगर इस्तेमाल कर रहा हूं साथ, तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी होगी। मौजूदा हुकूमत की क्या सिचुएशन बनेगी, क्या मुस्तकबिल होगा? आजम चौधरी साहब, देखिए, अगर मगर की वजह से आज इतने इतने बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात क्यों करवाए थे? ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी बहरान उसका खात्मा हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे ऐसे इकदाम जिसकी वजह से एक नया बहरान खड़ा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितना वहां पे बहरान खड़ा होगा उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए होते और हकदारों को उसका हक दिया होता तो शायद हमें अदालतों तक ना जाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई ना जाती और आज मखसूस नशिस्तों का वहां पे केस ना होता। और इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं पहली दफा देखा है कि एक आईनी अदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फुल बेंच एक फैसला दे रहा है और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक तनकीदी प्रेस रिलीज भी जारी करता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे, इसकी नौबत क्यों पेश आई? आज गुज़श्ता चंद 3-4 रोज का सोशल मीडिया पे देखें, हमारे कुछ दानिशवर वहां पे बहस करते हुए आपको नजर आते हैं कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा।
बल्कि वो इसको बहुत आगे तक रियासत की लड़ाई तक करार दे रहे थे, क्योंकि वो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले जस्टिस बंदियाल साहब के दौर में जो फैसला किया गया था इंतखाबात का, उस वक्त जो इंतखाबात नहीं करवाए गए वो उसकी एग्जाम्पल कोट कर रहे थे साहब। इसलिए इलेक्शन कमीशन को कबल वक्त अपना इजलास बुला के ये बताना पड़ा कि हम ये सीटें देने जा रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन का या सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके उस ऊपर पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी इसमें भी ये है, इब्हाम पाया आजम जाता चौधरी साहब, है। हाँ, मैं लेकिन दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था जी, लेकिन के बाद बड़ा सवाल यह है कि अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। आप बजाते खुद आपने प्रेस रिलीज भी देखी, ओवरऑल आपने सुना भी और देखा भी। आपको लगता है कि अमल दरामद है या तनकीद की जा रही है, रिव्यू की तरफ जाएंगे जैसे बिशारत राजा कह रहे हैं? जी, लेकिन ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का नहीं ले सकता इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो फुल कोर्ट का जो डिसीजन है उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिस तरह उसके अंदर कहा गया है कि जहां पे कोई कंफ्यूजन पाई जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करे इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम। और इलेक्शन कमीशन ने भी आज ये अनाउंस किया, अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो ये तौहीन अदालत में जा सकता है केस। दूसरी बात यह है कि ये 13 के 13 जजेस दो चीजों पर मुत्फिक नजर आए हैं इस फैसले के अंदर। एक तो इस चीज पे मुत्फिक नजर आए हैं कि ये मखसूस सीटें, ये माले गनीमत नहीं है जो हुकूमती पार्टियों को तकसीम कर दिया जाए। उन्होंने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं किया कि उनको जानी चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवालिया निशान 13 के 13 जजों ने खड़ा किया कि इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब इलेक्शन उसमें फैसला में लिखा गया कि गैर आईनी इक़दाम है। अगर गैर आईनी इक़दाम है तो आइन तोड़ने की सजा का हकदार कौन है या जुम्मेदार कौन है, इसका भी तयन होगा। ये मखसूस विशिष्टों वाला केस अब खत्म हो जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन अगर रुकावट डालता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल दरामद करवाएगी। जिस तरह ये जो इंतखाबात 8 फरवरी को हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पैरा दिया था और पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए थे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट उस पर पैरा नहीं देगी अपने हुक्म के ऊपर और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएगी तो फिर सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कम उठेंगे। सही है। अच्छा, अब ये मामला है बिशारत राजा साहब कि अभी जो है तफसीली फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, और बल्कि मैं उमर दराज आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपसे रब्ता बहाल हुआ है। अब बताइएगा उमर दराज, आपके नज़दीक अभी तफसीली फैसला नहीं आया, उससे पहले ये एक प्रेस रिलीज भी सामने आ गई, क्या कोई पैगाम दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? दो इदारों के दरमियान कोई लड़ाई है या ये पढ़ने वालों को कन्फ्यूजन हो रही है? नहीं, ये आपके मेरे लिए तो कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो गैर सरकारी तर्जुमान टीवी के ऊपर आते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, वो पहले भी कहते थे लाइक इलेक्शंस नहीं होंगे तो इलेक्शंस नहीं हुए। बाकी भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, मिसाल के तौर के ऊपर वो कहते थे कि इलेक्शन अगर होगा तो बल्ले का निशान नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने बता दिया है कि भाई इलेक्शन कमीशन भी फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, और जहां से फैसला हुआ है जाहिर है सब ऑन पेज है इस मामले के अंदर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो आज इलेक्शन कमीशन का जो कल और आज का इजलास था उसमें अगर आपने देखा हो तो उन्होंने जो पहली लाइन तो ये लिखी हम अमल दरामद करेंगे, और आखिरी जो लाइंस थी वो वही थी जो आज मरियम नवाज की लाहौर में स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो पीटीआई उसमें फरीक भी नहीं थी उनको आपने इंसाफ दे दिया, यही बात है। तो उसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील तो मुस्तरद कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि वो तो फरीक जो थे नहीं, हम उनको कैसे दे सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि 8 जजेस को छोड़ देते हैं। अब ये मेरे ख्याल से इम्तिहान होगा काजी फायज ईसा साहब का और जस्टिस मंदोखेल साहब का, जिन्होंने अपने उस नोट के अंदर कहा हुआ है जो उनका फैसला था कि मिस इंटरप्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई कि हमने फैसले की गलत तशरीह नहीं की, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, अगर मैं इसको गलत नहीं एज्यूम कर रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी देखना चाहिए। फिर उसके बाद एक और जो नुकता आने वाले चंद दिनों के अंदर गवर्नमेंट और स्पीकर लेगा वो ये है कि देखिए जनाब, वो ना आइन में लिखा गया है कि जो अगर आजाद भी आप डिक्लेयर कर दें तो आजाद लोग भी 3 दिन के अंदर पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट 15 दिन का टाइम कैसे दे सकती है? तो ये तो देखिए आइन को रीराइट करने वाली बात है। तो इस मामले को लेके स्पीकर भी कोई डायरेक्शन मांगेगा। स्पीकर के अलावा शायद इलेक्शन कमीशन भी रुजू करे, जो कि उन्होंने कहा है कि हमने अपने लीगल विंग को कहा है कि आप अपने पॉइंट्स इकट्ठे करें।
तो मेरे ख्याल से ये चीज बड़ी वाज़ेह है गवर्नमेंट को सिर्फ लेके। पॉइंट्स नहीं उमर दराज, सिर्फ पॉइंट्स की बात नहीं, भरपूर तैयारी करें लीगल केसेस के हवाले से। वही वज़ीर आज़म वही शहबाज वही शरीफ की कहने जानिब का से भी मतलब कहा वही गया है। जी। उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वहां पे तमाम इस वक्त सिस्टम जिसको कहना चाहिए उसका ये फैसला है कि वो फैसला कमोबेश नहीं मानेंगे। दो के कहने वाली वही बात है कि आप किसी का एहतराम ना भी करते हो तो आप वैसे ही कह दें कि जी आपका बहुत एहतराम है, ये ठीक है। वही वाली बात है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के अंदर एक ही इदारा है जो पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट उनके साथ ज्यादती करे, आप करें या मैं करें या मेरे साथ कोई गलत हो तो हम अदालतों की जानिब देखते हैं। इसका मतलब है कि आइंदा जो फैसला आपको सूट किया करेगा, आप वो फैसला जो है उसको कबूल कर लिया करेंगे। जो नहीं सूट करेगा तो आप कहेंगे ये तो आइन को रीराइट करने वाली बात है। तो ठीक मेरे है, उस पर ख्याल से तनकीद ये करके आप माशरती उसको तौर मुस्तरद पे, करेंगे। समाजी तौर पे, सियासी तौर पे इस रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इस मुल्क के अंदर एक क्योस और एनार्की फैलाने वाली बात है। बिल्कुल, एक ये कदम वक्त इससे आ काम गया की है, फिजा पैदा हम होगी। सब खड़े हों, ठीक है, हम उमर सब दराज आगे बोलें, बढ़ते हैं। लिखें कि इस मुल्क को मुल्क रहने दें, इस मुल्क को जंगल ना बनाएं। जंगल का भी कोई दस्तूर होता है, पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन ना बनाएं। जबरदस्त बात की है आपने कि सरजमीन बेआई ना बनाए, लेकिन शायद सब टेक्निकली थोड़ा सा इसका टेक्निकल पहलू है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो फरीक था और पीटीआई तो फरीक नहीं थी। आपको पता है फिर पूरी हुकूमती मशीनरी भी यही बात करती हुई हमें दिखाई दे रही है। वज़ीर आला पंजाब भी यही बात करते हैं, हुकूमती जो तर्जमान है वो भी यही बात करते हुए दिखाई देता है। आपको क्या लगता है टेक्निकली यही दो पॉइंट सामने रखे जाएंगे कि चूंकि वो फरीक नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसकी ये दरख्वास्त थी, हमने जो है वो फैसला उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने किया था इंट्रा पार्टी के बाद, बल्ले का निशान के बाद, कि जनाब ये नहीं है, पार्टी नहीं है, गलत तशरीह साबित नहीं होती। आज उन्होंने सारा यही लिखा है, यही पॉइंट कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो क्या कोर्ट में उल्टी जाएगा ये? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब इस केस की चौथी या पांचवी समाअत थी ना, तो जस्टिस आशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील को कहा था जी कि हमें पेपर बुक दें, हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील ने जो उन्हें पेपर बुक दी थी ना, उसमें 80 को 50 के करीब ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नॉमिनेटेड पेपर पर लिखा हुआ था। फिर उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब जब दलाइल दे रहे थे ना, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात क्यों, बल्कि एवं साहबजादा अहमद रजा से भी उन्होंने पूछा था जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं। उन्होंने जब पेपर अदालत के सामने रखे थे तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उब्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मतलब एफिलेटेड बाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये चीज़ लिखी हुई थी कागजात पर। फिर 2 फरवरी को ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है ना, ये बदनीति पे चालाकी के साथ ये गेम खेल रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ। वो उस जो 7 समातें या 8 समातें हुई थी ना, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आप कह सकते हैं कि बराना हो गया था, नंगा हो गया था। फिर 2 फरवरी को सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये किया, चालाकी ये की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने खुली तो उस वक्त जस्टिस अतरबुल्लाह ने कहा था कि अगर ये बात है तो फिर 184(3) मौजूद है। फिर सवालात उठाए गए थे जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से, जस्टिस यही आफरीदी, बल्कि पूरे बेंच ने ये सवालात उठाए थे कि भाई आपने इसे आज़ाद डिक्लेयर कैसे किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। एक पार्टी का सिंबल छीनने से वो पार्टी ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ इनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिस्टेड पार्टी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। फिर 184(3) की बात हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी हम 184(3) की तरफ नहीं जाते। अगर 184(3) की तरफ जाते 100 वोटों लेकर वो 2 फरवरी के उस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऑर्डर को कालाधम करा देते। लेकिन फिर 187 की बात हुई। ये जो फैसला है ना, ये 187 की तरफ से 187 के तहत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिस्टेड पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मान चुका है। 40 से 50 के करीब लोग उनके मौजूद थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाकी लोग नॉमिनेटेड पेपर पर उन्होंने लिखा हुआ 80 लोगों ने लिखा हुआ है उस पर, 80 लोगों ने लिखा हुआ है। और उस आज़ाद पर ठीक है, अगर रिव्यू में जाते भी हैं तो जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है, अब जाहिर है ये उस पे बात जो है कहना यकीनन कबल वक्त होगा। लेकिन आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि आया इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद करता है या फिर वो रिव्यू में जाता है। यहां पे वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने
एडॉक जजेस की तैनाती के हवाले से 2 नामों की मंजूरी दी है। उस हवाले से बात करते हैं। मैं सलमान अनीस साहब से जानना चाहता हूं कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां आलम खैल जो हैं उन्होंने पहले माजरत की थी, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम जो है वो सामने आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसी तरह जैसे सरदार तारिक मसूद का नाम भी सामने आया है। इससे पहले 3 जजेस जो हैं वो माजरत भी कर चुके हैं। तो क्या वजह है कि उन 3 में से सिर्फ जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की ही सिफारिश की गई, बावजूद इसके कि वो इससे पहले माजरत कर चुके हैं? पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज दिखाया है गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने इस सारी प्रोसीडिंग में, और उसमें उन्होंने कहा है कि जज साहब ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और वो इस तरह का प्रेशर जो है वो नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने अब ये अगेन डिस्कशन यही चल रही है कि गालिबन चीफ जस्टिस जो हैं वो उनको एक दफ़ा आमादा करने की कोशिश करेंगे और ऑफ़र गवर्नमेंट की बताएंगे कि ये ऑफ़र स्टैंड करती है, इफ़ ही इज़ विलिंग टू टेक इट और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो इस ऑफ़र को लेते हैं या नहीं। ये सारी बात बहुत मजाक खेज़ और एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्शियल हो गई है और ये काम होना ही नहीं चाहिए था। मैं कल भी यही जिक्र कर रहा था कि पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, एंड जिस किस्म का इस वक्त सियासी माहौल है और माहौल में जो तनाव है और जो हम डेली बेसिस के ऊपर मामलात बिगड़ते हुए देख रहे हैं, उसके अंदर इस किस्म के मामले को लेके ही नहीं आना चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। ये जो एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट वाला मामला है, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये मज़ीद जो है वो हुकूमत के लिए और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए जगहसाई का जो है वो बाइस बन रहा है। इस किस्म के माहौल में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि कंट्रोवर्सीज़ ना हों, उनको जितना अवॉइड किया जा सके वो ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो शदीद दबाव में हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो फॉर दैट मैटर, या आपके इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों। तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो इन चीज़ों को लाइट करने के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए, ना कि इसके ऊपर जो है ना वो जलती पे तेल का काम जो है वो दिया क्या जाए। समझते हैं कि ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और जो ऑफर गवर्नमेंट की मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को दी जाएगी उसके बाद क्या वो प्रेशर आपको लगता है कि रिलीज हो जाएगा? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बड़ा इदारा है, उसने बाकायदा तौर पर 2 नामों की आज मंजूरी दे दी है। अब अभी तक ये तय नहीं है कि वो कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक का तो कंफर्म है कि कबूल करें, दूसरे साहब जो हैं मजहर आलम साहब का है मामला, उसके ऊपर देखते हैं कि क्या मामला चलता है या नहीं चलता। रिगार्डलेस मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, देखें न कि आप भी जो है ना वो फिर मज़े लेते हैं। भाई ये सारा पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी एट द फर्स्ट प्लेस, जब वहाँ पे आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ऑलरेडी सीट्स अवेलेबल हैं, वो वेकेंट हैं, उनको फिल करें, एलिवेट करें जो ऑलरेडी आपके पास जुडिशरी के अंदर पूल मौजूद है। अगर प्रेशर है केसेस का, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियसली 55-56 हज़ार केसेस का बैकलॉग है, तो अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत फर्टाइल दिमाग हैं, बहुत अच्छे काबिल जूरिस्ट हैं, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी आम बात है। वैसे तो जैसे सर तारिक मसूद का आपने कहा कि वो फाइनल है, उनके हवाले से भी था कि नासाजी तबा की वजह से उनके मसाइल थे, बहरहाल वो आने वाले वक्त में मजीद बात हो जाएगा। मैं आज़म चौधरी खड़ा हुआ है, पीपल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस ना, नकी साहब, यू नो। यस, ये एक बुनियादी मामला है। आपने अभी इंसाफ की बात की है, आज़म चौधरी साहब, क्या ये 2 एडॉक जजेस की तैनाती के बाद मुल्क में इंसाफ का अमल तेज हो जाएगा? देखें, ये अभी भाई साहब ने बड़ी रेलेवेंट बात की है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मुल्क के अंदर अगर 58,000 केसेस पेंडिंग है, वो पिछले कोई 1 हफ्ते के दौरान वो सारे केसेस इकट्ठे हो गए या कई सालों के दौरान ये केसेस इकट्ठे हुए हैं? क्या जरूरत पेश आई कि जब एक आपका फुल कोर्ट एक फैसला दे रहा है, उसके फौरी बाद आप एडहॉक जजेस को लेके आ रहे हैं और उसमें वाज़े तौर पर एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि जो 8-5 का फैसला था उसके लिए आप नंबर गेम जो है वो चेंज करने के लिए शायद आप एडहॉक जजेस लेके आ रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ किस्म की स्कैम गोइयां इसके ऊपर शुरू हो गई, जबकि ये जरूरत नहीं थी। इसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर लें आज़म चौधरी साहब, और वो ये कि चीफ जस्टिस ने आज जो है जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने इसका बरमला इजहार किया है कि ये एडहॉक जजेस का मामला जो है ना वो 2 हफ्ते पहले नहीं शुरू हुआ, वो 4 महीने से जो है वो एडहॉक जजेस को ऐड करने की बात कर रहे थे, और गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके साथ अग्री भी की। ये देखें सारी चीजें एक और बात है, इसमें सिर्फ आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नाम उस पर गौर नहीं किया गया और बहुत सारी बातें उसमें डिस्कशन हुई है। वो क्या आपकी तरफ बताऊंगा, वो हम बात करते हैं उस पे, वो बड़ी अहम बातें हैं जो है सब आपके पास खबर की शक्ल में मौजूद है। आज़म चौधरी साहब, आप जी प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन उसमें एक वजाहत जैसे जी चले आप कर लीजिए। जी
जी बताइए। आजम चौधरी साहब, उसमें एक वजाहत ये भी है कि जो चीफ जस्टिस है, नया चीफ जस्टिस, ये बात भी थी कि नए चीफ जस्टिस आके कर लें। उमर अयूब साहब ने आज मशवरा दिया है, उन्होंने कहा है कि ये उन पे छोड़ दिया, बल्कि शिबली फराज साहब ने खत भी लिखा है। तो उसमें भी एक बात ये सामने आ रही है कि नए चीफ जस्टिस 1 साल तक एड हॉक जजेस तैनाती नहीं कर सकते। ये भी थोड़ा बताते जाइएगा, हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। अच्छा, वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें एक्सटेंशन एडहॉकिज्म इससे आगे निकलने की जरूरत है, और जो फर्टाइल लोग पीछे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और वो लोग आगे हैं, शायद वो बेहतर परफॉर्म करें। और जो आप एडहॉक जजेस को लेके आ रहे हैं और उनके ऊपर देखें, एतराजात तो आएंगे, अभी भी एतराजात आए हैं, उसको पोलिटिसाइज भी किया गया, उनके ऊपर ट्रोलिंग भी शुरू हुई है, जिसकी वजह से 3 जजेस उन्होंने इनकार किया। लेकिन उसके बावजूद एक जज जस्टिस मजहर आलम साहब को दोबारा उसमें शामिल किया गया, जबकि 3 जजेस जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर थे, जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस मुनीर साहब, जस्टिस यहया अफरीदी साहब, उन तीनों ने इस पे आजम साहब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन है, काउंसिल और है, ये कमीशन है, सॉरी कमीशन। और कि अगर एक जज उस पर इनकार कर चुके हैं तो क्यों हम उस पर इंसिस्टेंट उनको लेके आना है। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, वो उस पर उनका जो हुक्म, जो फैसला है वो फाइनल है, तो लिहाजा उनको इसमें लेके आए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर सवालात उठ रहे हैं तो आप उनमें मजीद इजाफा कर देंगे। ये टाइमिंग नहीं थी कि आप एडहॉक जजेस को इंडक्ट करते। आप रेगुलर जजेस जो आपके पास केस मौजूद है, आप उनको लेके आते हैं। मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर जज जो बैठे हैं उनको आप इसके अंदर लेके आते हैं, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सवालात ना पैदा होते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है कि जी सलमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात हो रही है, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। इसमें सिर्फ एक चीज़ का जो है ना सिर्फ इजाफा कर लें, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बाकी तमाम चीज़ों की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, और ये एडहॉकिज्म का मसला वंस एंड फॉर ऑल जो है ना वो एड्रेस होना चाहिए। अब ये बिल्ली थैले से बाहर है, इट्स बेटर दैट वी एड्रेस दिस। ठीक है, इसको एड्रेस होना चाहिए। उमर दराज गुदल, आप क्या समझते हैं, क्या इंसाफ का अमल तेज हो जाएगा? और फिर ये जो सारी प्रैक्टिस हो रही है, क्या हम पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले होती रही? ये 4 महीने की वजाहत सामने आ रही है, टाइमिंग के मामलात सामने आ रहे हैं, या ये कोइंसिडेंस है? देखिए, मेरे ख्याल से ये बात ठीक है, जो आउट गोइंग चीफ होता है वो कोई ऐसे फैसले करके उसको नहीं जाना चाहिए कि इनकमिंग चीफ के लिए प्रॉब्लम्स हो। ये वैसे ही है जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने आखिरी दिन के ऊपर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट्स कर जाए, कोई प्रमोशन बोर्ड कर जाए, तो वो जरा ठीक नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आपने नाम प्रपोज किए, उन नामों के ऊपर भी सवालात उठ गए, फिर उनमें से 3 लोगों ने जब आपसे माजरत कर ली, तो मेरा ख्याल है ये प्रोसेस इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल हो गया। यानी 2/3 75% बनते हैं, उन्होंने कहा हम नहीं आना चाहते। देखिए, मकबूल बाकी साहब, मुशीर आलम साहब का कद बड़ा ही हुआ है कि आपको क्या जरूरत है इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की, जब इसके ऊपर सवालात आ रहे हैं, बार्स की जानिब से आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से आ रहे हैं। फिर मजहर आलम मियां खेल साहब ने जब माजरत कर ली, तो मेरा ख्याल था उनका नाम ड्रॉप कर देना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके कि ये लग रहा है जैसे कुछ जिद बनाई हुई है कि आपने लेके आना है, ये वैसे ही बात है जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर एक जज के आने से या 2 जजेस के आने से कितना कोई बैकलॉग खत्म हो जाएगा? आपको वो सवाल का जवाब नहीं देना, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नीड है कि जो जजेस की तादाद है वो बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तादाद बढ़ाने के हवाले से जहां बहुत सारी बाकी बातें कहते हैं कि पार्लियामेंट को करना चाहिए, तो काजी साहब को और सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहिए था पार्लियामेंट को कि जनाब हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। जब आपने पहले 17 जजेस की तादाद मुकर्रर की थी तो उस वक्त सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी, आज तकाजे बदल चुके हैं। आप मेहरबानी करें, जहां इतनी कानून साजियां करते हैं, आप इसी तरह से जैसे आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर पार्लियामेंट के एक्ट को अपहोल्ड किया, यहाँ पे भी आप होल्ड करते हैं और आप कहते हैं हम उनको लिख रहे हैं। जिस तरह बाकी चीजों में आप कहते हैं कि अगर ये लिखने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने ऐसा नहीं लिखा तो ये उनको पता होना चाहिए था, ये उनकी गलती है, तो ये भी आप पार्लियामेंट को छोड़ देते, वो खुद से फैसला कर लेते, ये बातें तो कर लेते। अच्छा, बड़ी जेन्युइन और वैलिड थी। और एक और बात है, 1 साल के अंदर काजी साहब जब से आए हैं, जितना उनका टाइम हो गया है, कितने केसेस उसमें इजाफा या कमी हुई है वो हम सबको पता है। और फिर वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 4-1,000 का मेरे ख्याल में फिगर सामने आया था, आपके भी इल्म में, हमने उस पर बात भी की थी। सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो रिटायर होकर गए थे, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कौन सा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बना दिया था कि उन्हीं का हमें नाम चाहिए था।
تو میرے خیال سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. اس میں کنٹروورسیز ہیں اور سوالات اٹھتے رہیں گے. اور ایک اور بات ہے, ایڈ ہاک جج کا تصور جب پچھلے 10 سال سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو آپ نے کیسے لیا. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 2 درجن سے زائد ججز کی اسامیاں خالی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ سارے میں جی 26 سیٹیں خالی ہیں. عمر دراز 26 اسامیاں خالی ہیں ہائی کورٹس کی. آپ بات کریں اوورال میں ہائی کورٹ کی بھی بتا دوں. 2 درجن سے زائد ہیں اور وہاں پہ آپ نہیں کر رہے. اور یہاں پہ آپ کو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یہ جو ججز آپ نے 4تھے نمبر والے شاید بلال صاحب کا ایلیویٹ کیا, ان کو لاہور میں رہنے دیتے, آپ کہیں اور سے سینئر ججز کو لے جاتے. اگر آپ کو یہ صورتحال بالکل ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں اور عام آدمی کے کیسز بھی بات. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں عمر دراز. بالکل میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, 2 درجن سے زیادہ 26 وہاں پہ ہیں, اوورال 41 کا فگر ہے کہ جو ہے وہ اسامیاں خالی. لیکن میں شاہد راجہ صاحب آج کیا ہوا, ذرا اندرونی کہانی بھی بتائیے کہ آج جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس میں یہ 2 نام تو سامنے آئے, لیکن اس کے علاوہ کیا ڈسکس ہوتا رہا, کیا اختلافات سامنے آتے ہیں؟ وہ بتاتا ہوں. میں پہلے تھوڑا سا آپ کا یہ جو آج جو ایک کمیشن کے ممبر تھے اختر حسین, انہوں نے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا جی کہ وہاں پر یہ جو ڈاک ججز کے نئے چیف جسٹس تقرر نہیں کر سکتے, یہ بات نہیں. جو آج یہ ہوا, جو منٹ سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا, اس میں یہ لکھا گیا کہ جو آج ڈاک ججز کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کو 1 سال تک نئے چیف جسٹس ہٹا نہیں سکیں گے. یہ آج ہٹا نہیں سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے سلمان انیس صاحب بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے وہ ذکر آیا جی کہ سوشل میڈیا کے دباؤ پر, ایسا کوئی ذکر نہیں آیا. تصدق جیلانی نے خط لکھا تھا وہ یک رکنی کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز والے معاملے پہ. اس خط میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو آئین پڑھایا تھا, سوشل میڈیا کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا. مشیر عالم صاحب نے خط لکھا, سوشل میڈیا کا کوئی ذکر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ دکھایا تھا چیف جسٹس نے, واٹس ایپ نہیں. جسٹس مظہر میاں عالم خیل کا ڈرائیور خط دے کر گیا تھا انہیں, معذرت کا جوڈیشل کمیشن کے ممبران تک پہنچا کر گیا تھا, واٹس ایپ نہیں ہوا تھا. اور پھر یہ بات کہ آج اندرونی کہانی کیا ہے. آج ایک عمر دراز گوندل صاحب کو ایک جواب دے دوں. سردار طارق مسعود صاحب کا جو آپ ٹریک ریکارڈ بتا رہے ہیں, ان کی کنڈکٹ پہ کوئی سوال آپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن سردار طارق مسعود صاحب ایک دن میں 40 فوجداری کیسز کی سماعت کرتے رہے اور نمٹاتے رہے. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. ویسے ٹھیک ہے. باقی آج جو جوڈیشل کمیشن میں جو اندرونی کہانی ہے, وہاں پر یہ نہیں ہو کہ ایک ہی جسٹس سردار طارق مسعود کے نام کو لے کر یا مظہر میاں عالم خیر کے نام کو لے کر وہاں غور و فکر ہوتا رہا. نہیں, آج وہاں پر ہمارے جو وزیر دفاع ہے, کیا نام ہے, وہ سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے, یہ جو ہے کہتے ہوتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کے جو آپ نے ویسے پشار راجہ صاحب آج وہی کام کیا ہے جو بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب کی وہ بیانات جو نہر میں ڈبکی لگا کر باہر بیٹھ کے اب چوپ کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جناب مارشل لا لگ رہا ہے, ایمرجنسی اور لگ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, اس کو بھی آج ڈسکس کیا گیا. پھر آج جو کل چیف سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز نے جو سپیچ کی, بڑی خوبصورت سپیچ کی انہوں نے, جس میں ججز کے ضمیر کی آواز اور پتہ نہیں فلاں اس پہ کرتے ہیں بات, اس پہ آتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. آج کے کمیشن جو اجلاس تھا نا, اس کو بھی وزیر قانون سے جواب مانگا گیا. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ 184(3) کی طرف جائے گا, سو ماڈل لیا جائے گا اس پر, اور پھر توہین عدالت کی کارروائی چل سکتی ہے اس حوالے سے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں 184(3) کے تحت اس پہ کارروائی ہوگی, جو تقریریں اور تنقید ان فیصلوں پہ ہو رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, اور پھر اس میں جو فیصلوں کے بعد سیاسی منظرنامے میں کیا رنگ سامنے آ رہا ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کریں گے, ابھی بریک سے پہلے ہم ججز کے جو فیصلے مخصوص نشستوں کی بھی بات ہوئی, اور اس کے بعد ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا بھی معاملہ آیا ہے. میں اعظم چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی ابھی ذکر ہو رہا تھا, اور وہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے,
تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو یہ کہا کہ ججز سے عرض ہے کہ وہ برائے مہربانی ملک کو چلنے دیں. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, اور اس طرح کے فیصلوں سے وہ جو انقلاب لا رہی ہیں اس ملک میں, معاشی طور پر ایک استحکام پیدا کر رہی ہیں, اس میں مشکلات اور رکاوٹ آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا عرض سنی جائے گی, اور یہ عرض بذات خود کتنے تک ویلڈ ہے؟ دیکھیں, جب ہمارے حق میں فیصلے آتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. جب ہماری پسند کے فیصلے نہیں آتے تو ملک کی ترقی بھی رک جاتی ہے, ملک کے انقلاب رک جاتے ہیں. یہ جو انقلاب لے کے آئی ہے موجودہ حکومت, اس کے آپ اور میں ہمارے سمیت پوری قوم اس کے ثمرات اس وقت انجوائے کر رہی ہے. ہر شخص جو ہے وہ بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑ کر وہ پھر رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اپنا بل پہلے جمع کروائے کہ اپنے بچوں کے لیے روٹی پہلے خریدے, کیا وہ بچوں کے لیے دوائی پہلے خریدے یا اپنے بوڑھے والدین کا علاج پہلے کروائے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے ثمرات اس تک پہنچے ہیں اس انقلاب کے اور اس جمہوریت کے, جو اس وقت مریم صاحبہ جس کا ذکر کر رہی ہیں. اب اگر ایک وزیر اعلیٰ اٹھ کے وہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلوں کے اوپر اس قسم کا اعتراض کریں گی اور یہ کہیں گی کہ یہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, تو پھر اس کے بعد اس صوبے کا یا اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اس جی بولیں. جی, جہاں تک حکومتوں کی کارکردگی کا معاملہ ہے, آپ یہ صرف بجٹ جو ہے یہ ان کی کارکردگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اگر اس بجٹ کو ان کو عوام کی اتنی فکر ہوتی تو اس بجٹ کے اندر عام آدمی کے جو اس کے مسائل ہیں یا اس کے جو مفادات ہیں اس سے وابستہ, کم از کم اس کے اوپر وہ تھوڑا سا عمل درآمد کرتے, اور جن مشکلات میں اس وقت پوری قوم شکار ہے ان مشکلات سے نکالنے کے لیے تو صحیح کرتے. لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو صرف سیاست سے غرض ہے. اور یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام چاہتے ہیں, اور دوسری جانب ان کا رویہ یہ ہے کہ جو ان کے خلاف بولے گا, میڈیا کے اوپر بولے گا, کبھی ٹیکا لگا دے, کبھی ڈیفیمیشن کیس قانون پاس کر کے ان کے اوپر مقدمات بنا دے. اور اگر کوئی سیاستدان بولے گا تو اس پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے, اس پارٹی کو آپ جو ہے نا وہ کالعدم قرار دے دے. یہ تو ان کے رویے ہیں. یہ رویہ استحکام آئے گا, نہ سیاسی آئے گا نہ معاشی آئے گا. جی, کس قسم کا استحکام آئے گا؟ اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سلمان انیس صاحب کیا فرمائیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو بات کی, کیا وہ کھلاٹ کا شکار ہیں یا وہ ان کی تنقید جو ہے فیصلوں پر تنقید ہوتی رہتی ہے, جائز ہے جیسے بڑے میاں صاحب بھی کرتے رہے, چھوٹے میاں صاحب بھی کرتے رہے؟ نکی اس کے اندر ایک چیز تو کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کرٹیسزم کی بالکل اجازت ہے. آپ جتنی تنقید کرنا چاہیں, آپ فیصلوں کے ساتھ جو ہے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور تنقید بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از آل رائٹ, پالیٹکس میں چلتا ہے. لیکن یہ جو بلنگ ہے نا, آپ کسی کو ڈرانا دھمکانا, یہ والا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو دو نام ہیں, دو بڑے نام, جس میں ایک مریم نواز شریف صاحبہ کا نام ہے, دوسرا بلاول بھٹو زرداری کا نام ہے. انہوں نے پاکستان کی ملکی سیاست کو آگے لے کے جانا ہے, ہم ان کو مائنس نہیں کر سکتے مستقبل کی سیاست میں سے. تو جب ان کا فیوچر ہے پالیٹکس میں, تو اس قسم کے ایمیچور سٹیٹمنٹس دینا یا اس قسم کی سٹیٹمنٹس پاس کرنا ملک کے بہت ریپیوٹیبل اداروں کے اوپر, وہ بالکل جو ہے وہ ٹالریبل نہیں ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ از اوور ری ایکٹنگ. جو آپ بکھلاہٹ کہہ رہے ہیں, اس کو اگر آپ اوور ری ایکٹنگ کہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. وائی از گورنمنٹ اوور ری ایکٹنگ؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے وہ جو 2/3 میجورٹی کا ان کا آپ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی, وہ خواب ان کا چکنا چور ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. اور یہ سیمنگلی ان کی طرف سے ایک بے جا سی خواہش ہے. اس کے اندر نہ پہلے کوئی وزن تھا اور لاجک تھی, اور نہ مستقبل میں ہو سکتا ہے. یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں, ان کے اوپر حکومت کا کوئی حق نہ تھا, نہ ہونا چاہیے. وہ خود ہی اپنے تئیں ان کو اپنا مان کے اس کے اوپر اوور ریاکٹ کریں, which is again not advisable. تیسری جو بات اعظم چودھری صاحب کر رہے تھے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہماری مرضی کے فیصلے دیتے ہیں وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, اور جب وہ فیصلے ہمارے اگینسٹ آنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کے اگینسٹ جاتے ہیں. اور یہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ نہیں کرتی, یہ تمام پولیٹیشینز کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی بھی اپنا یہی ایٹیچیوڈ اور رویہ رہا, جو فیصلے ان کی مرضی کے آتے ہیں وہ ان کو قبول ہوتے ہیں. ماضی میں ٹھیک ہے, وہ تقریباً تمام پولیٹیشینز ہی یہ کرتے ہیں نکی, بلکہ اٹیکس بھی ہوئے, وہ پھر ایک ہسٹری ہے. لیکن ابھی وقت کم ہے, میں بشارت راجہ صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں.
آپ یہ فرمائیے گا یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو گفتگو کی ساری آپ نے سنی ہے, پوری قوم نے سنی ہوئی ہے, اس پہ کیا مزید بات کیجیے, لیکن میرا سوال یہ ہے وہ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کریں, کیا ججز سے یہ بات کی جا رہی ہے یا وہ جو جس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے جو جیل میں بیٹھا ہے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ تو سیدھا پیغام تھا ججز کے لیے جی. اچھا, مریم نواز نے دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں, مریم نواز نے یہ گفتگو کس وقت کی جب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے الیکشن ٹریبونل والے معاملے پہ انہوں نے جھنڈے دکھائے چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان کو کہ بھائی وہی ہے جو جسٹس شہزاد ملک نے 8 نام دیے تھے, وہی ہے. وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب انہیں بخلاٹ میں بیان دیا اور سیدھا اٹیک کیا جوڈیشری پہ. انہیں اپنی سیٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, وہ خطرے میں ہے ان کی سیٹ, وہ فارم 47 کی. اگر وہی ججز لاہور ہائی کورٹ جو جسٹس شہزاد ملک دے کر آئے تھے, اگر وہی ججز کام کرتے ہیں تو اگر سپیڈی وہ اس پر کام کرتے ہیں, 180 دن ہوتے ہیں جو الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے اس کو فیصلہ دینا, تو پھر یہ فارم 47 کی مریم نواز جیتی ہوئی ہیں, ان کو اپنی سیٹ جاتی ہوئی, پھر ضمیر کی آواز, پھر وہ قانون نون. اصل میں یہ چاہتی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ قانون کے اندر 2 نون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق, قانون کے مطابق نہیں بلکہ نون کے مطابق فیصلہ دیں جو میری مرضی کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, نون کے مطابق فیصلے کیے جائیں, قانون کے مطابق نہیں. اچھا, میں عمر دراز گزر جاتے آپ سے بھی کوئکلی اسی پہ ہی کامنٹ چاہوں گا. کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں, کیا رنگ دیکھ رہے ہیں آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت اور ان فیصلوں کا اطلاع؟ جب حکومتیں بول کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم 5 سال پورے کریں گے, اپنا ٹینیور پورا کریں گے, تو اس وقت ہم سب کو محتاط بھی ہو جانا چاہیے, الرٹ بھی ہو جانا چاہیے کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب یہ شور مچانا شروع کیا گیا, کوئی خوف نہیں ہے, حکومت استحکام کا شکار ہے, کوئی عدم استحکام نہیں ہے, ٹائم بھی پورا کریں گے, اگلے ٹینیور کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ چل رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اندیکھا سا خوف ہے, کوئی اندیکھے سے سائے ہیں جن کو شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ضرورت تھی, اگر آپ 5 سال پورا کر رہے ہیں تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ 5 سال پورے کریں گے؟ آپ آج صحت مند ہیں, اعتزاز آپ کوئی باہر نکل کے شور تو نہیں کرتے کہ میں بالکل صحت مند ہوں. جس دن آپ بیمار ہوتے ہیں ہم اس دن کہتے ہیں کہ ہاں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح سے آج کی جو تقریر تھی وہ اس میں غصہ بھی ہے, اس میں دھمکی بھی ہے, اس میں کہیں اور پیغام بھی تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, التجا بھی تھی, سب کچھ تھا. لیکن میرے خیال سے یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے مسلم لیگ نون کی. عدالتوں سے الجھنے والے کوئی بھی حکومت کامیاب ماضی میں بھی نہیں ہوئی, ایٹ دی اینڈ سرنڈر کرنا پڑا ہے. آپ ان چیزوں میں الجھ جائیں گے تو پھر آپ پہلے ہی کوئی اتنی مقبول گورنمنٹ نہیں ہے, اس کے اوپر بہت ذرا وہ گہرے بادل ہیں, اور اگر آپ اس چیز اچھا صرف اس پہ بات نہیں ہے عمر دراز, صرف یہاں تک نہیں ہے, وہ صنم جاوید والا بیان بھی آپ کے سامنے ہے, یعنی اتنا غصہ. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو آپ کہتے ہیں ہم ڈیلیور کرنے آئے ہیں, پھر آپ اگر جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ڈیلیور کرتے ہیں وہ آپ ڈیلیور بھی کر نہیں پائیں گے. اور یہ بات کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ ججز کے اوپر کہنا چاہتے ہیں تو یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے رولنگ دی تھی, اور اس کے بعد آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے, اور بہت ساری باتوں کے اوپر آپ کو یہ وہی ججز ہیں جن کی بدولت مریم نواز بری ہوئی ہیں. نقی صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, مجھے موقع دے دو. نواز شریف صاحب لندن گئے اور پھر ایئرپورٹ کے اوپر ہی آپ کے تھم امپریشن لے لیے جاتے ہیں, پھر ریاستی پروٹوکول کے ساتھ آپ جلسہ کرتے ہیں, جلسے کے بعد آپ اسلام آباد جاتے ہیں. یہ وہی عدالتیں, وہی ججز ہیں. میرے خیال میں ایڈ کر لیں بشار علی صاحب, کوئکلی آپ ایڈ کر لیں, بالکل لاسٹ منٹ ہے. یہ عمر دراز گوزل صاحب بتا رہے تھے نا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ غصہ نہیں ہے. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی تقرری ہو رہی تھی تو میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ یہ چیف جسٹس شہزاد ملک جن کو بڑی تکلیف تھی مریم نواز کو, پھر انہیں اس پورے کو, کہ میں نے کہا تھا یہ اس سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہے, یہ اس سے بھی زیادہ, اور بالکل آپ نے یہ بات کی تھی, اور اس کے جو ہے شاید جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.